नमस्कार, आप देख रहे हैं उज्जैन टीवी और मैं हूं आपके साथ खुशबू परमार। आइए नजर डालते हैं आज के प्रमुख समाचारों की ओर। एक माह पहले जब्त किए गए अन्य राज्यों के चौपहिया वाहन डीलरों ने की 1 करोड़ से ज्यादा की टैक्स चोरी। कई वाहनों पर नहीं मिले चेचिस नंबर। एचसी द्वारा चलाए गए अभियान को मिली जबरदस्त सफलता। 16,80,000 रुपए की कीमत के 120 गुमशुदा मोबाइल सौंपे गए मोबाइल धारकों को। महाकालेश्वर के दर्शन के लिए विगत 4-5 सालों से आ रहे महाकाल भक्तों में एक मुस्लिम श्रद्धालु भी परिसर में लगाए जयकारे। सीवरेज लाइन को लेकर हुए विवाद में सांसद प्रतिनिधि ने किया पत्रकार और उसके पुत्र पर प्राणघातक हमला। वो भैरवगढ़ क्षेत्र के आदतन अपराधी के अवैध निर्माण को किया जमींदोज। नगर निगम और पुलिस प्रशासन की संयुक्त कार्रवाई में। और अब समाचार विस्तार से। ऑटो डीलर्स के यहां से जब्त अन्य राज्यों के चौपहिया वाहनों में पकड़ाई 1 करोड़ के टैक्स चोरी। 5 कारों के चेचिस नंबर गायब मिले। शहर में महाराष्ट्र, गुजरात समेत अन्य राज्यों की बड़ी संख्या में कारें मिलने पर पुलिस ने ऑटो डीलरों के यहां कार्यवाही की। 330 गाड़ियां जब्ती में लेकर 1 माह तक पुलिस की तकनीकी जांच चली। जांच में 1 करोड़ रुपए से अधिक की टैक्स चोरी का खुलासा हुआ। इनमें 5 के चेचिस नंबर कटे हुए मिले और 3 कार ब्लैक लिस्टेड पाई गईं। गौरतलब है कि शहर में बड़ी संख्या में महाराष्ट्र गुजरात पासिंग गाड़ियों को लेकर एसपी सत्येंद्र कुमार शुक्ल को सूचना मिली थी। इसके बाद पुलिस की 8 टीम गठित कर 27 सितंबर को शहर में 21 ऑटो डीलरों के यहां एक साथ दबिश देकर 330 गाड़ियां जब्ती में ली गई थी। खुलासे के दौरान एएसपी डॉक्टर रविंद्र वर्मा व डीएसपी एचएन बाथम ने बताया कि इतनी बड़ी टैक्स चोरी पहली बार पकड़ी गई है। ऑटो डीलरों के यहां कार्रवाई के बाद शहर में सभी गैरेजों पर दबिश दी गई। इनमें वाकड़कर ब्रिज के पास फजल ऑटो गैरेज के संचालक फजलुद्दीन को गिरफ्तार किया। वह गाड़ियों के चेचिस नंबर काट कर अन्य गाड़ियों में चढ़ाता था। उसके यहाँ से ऐसी गाड़ियाँ भी जब्त हुई। दिनांक 27 सितंबर को पुलिस अधीक्षक सज्जन शुक्ला सर और एडिशनल एसपी रविंद्र वर्मा साहब के नेतृत्व में ये पुलिस की 8 टीमें बनाकर और जो लगातार शिकायतें प्राप्त हो रही थी कि बाहर स्टेट की गाड़ियाँ ला के और टैक्स की चोरी और जो मालिक से जो खरीदारी करते थे उनको परेशान किया जा रहा था कि एनओसी नहीं है, कागजातों के लिए परेशान किया जाता है। उस शिकायत पर एसपी साहब के निर्देशानुसार टीमें बनाकर कार्रवाई की गई, जिसमें नाना खेड़ा टीआई साहब, अपने माधव नगर टीआई, चिमनगंज टीआई साहब और नीलगंगा टीआई साहब की टीम बनाकर दबिश दी गई, जिसमें 330 गाड़ियाँ जब्त की गई। 330 गाड़ियाँ उन्हीं के गैराज में पुलिस की सुरक्षा रखी गई, चाबियाँ अपनी कस्टडी में लेके, और फिर इस संपूर्ण एक जांच टीम नियुक्त की गई। जांच टीम के द्वारा ये लगभग 1 महीने के अंदर में जो गाड़ियाँ जो ब्लैक लिस्टेड गाड़ियाँ थी, जिनकी चेचिस कटे हुए थे, बॉडी सेल थे जिनके चेचिस काट दिए गए थे, उनको अन्य गाड़ियों में परिवर्तित कर दिए थे। उस संबंध में ये सब विस्तृत जानकारी एकत्रित करके 10 गाड़ियाँ जब्त कर और फजलुद्दीन जो चेचिस काट के और दूसरी गाड़ी चेचिस लगाता था, जो कार करता था, उसके विरुद्ध 420 आईपीसी का अपराध पंजीबद्ध कर उसमें लिया गया और शेष कार्रवाई अभी जारी है। कुछ गाड़ियाँ ऐसी हैं जिसकी अभी हम जांच जारी है। एसपी सत्येंद्र कुमार शुक्ल द्वारा चलाए गए अभियान का मिला उल्लेखनीय परिणाम। असंभव को संभव होता देखा मोबाइल धारकों ने। मोबाइल गुम होने के बाद मोबाइल धारक अमूमन यह मान लेते हैं कि मोबाइल मिलना नामुमकिन है। नाउम्मीदी के गहरे अंधेरे में उम्मीद की किरण के रूप में जब अचानक यह इत्तला मिले कि आपका मोबाइल मिल गया है, आप अमुक दिन अमुक जगह पर आकर अपना मोबाइल ले जाएं। जाहिर है ऐसे में उनकी खुशी का ठिकाना नहीं रहता होगा। एसपी सत्येंद्र कुमार शुक्ल द्वारा चलाए गए और एएसपी अमरेंद्र सिंह, डीएसपी क्राइम हेमलता अग्रवाल के मार्गदर्शन में एसआई प्रियंका शुक्ला की आईटी सेल प्रभारी और एसआई प्रतीक यादव ने गुमशुदा मोबाइल की ट्रेसिंग की। फलतः 120 मोबाइल ट्रेस किए गए। 16,80,000 रुपए की कीमत के यह मोबाइल कंट्रोल रूम पर एसपी सत्येंद्र कुमार शुक्ल ने मोबाइल धारकों को सौंपे। मोबाइल प्राप्त करने वाले मोबाइल धारकों ने पुलिस महकमे के प्रति आभार व्यक्त किया। समूचे अभियान की जानकारी देते हुए एसपी सत्येंद्र कुमार शुक्ल ने बताया, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि इसके पहले भी हम लोग 2 बार जो सामान्य तौर पे जो मोबाइल गुम जाते हैं, जो हमारे पास थानों में गुम मोबाइल की रिपोर्ट रहती है, और हमारे जो साइबर सेल है उनको भी कई बार सीधे आवेदन आते हैं
उन मोबाइल्स को हमने ट्रैक किया है और आज 120 मोबाइल ट्रैक करके जो उनके संबंधित जो लोग हैं उनको डिस्ट्रीब्यूट किए गए हैं। इसके अलावा पहले भी आप लोगों को मालूम होगा कि 2 बार हम लोगों ने पहले भी इस तरह से किया था। एक बार 49 मोबाइल, दूसरी बार ये 56 मोबाइल, इसी सीरीज में तीसरी बार हम लोग 120 मोबाइल दे रहे हैं। हम आपके चैनल के माध्यम से यह भी अपील करना चाहेंगे, सामान्य तौर पर जो मोबाइल गुमते हैं उसमें जो बेसिक चीज़ें रहती हैं, खासकर मोबाइल का मेक और IMEI, ये जरूर लोगों को नोट करके रखना चाहिए ताकि हमको इनको ढूंढने में आसानी हो। कई बार ग्राहक के पास ये जब नहीं होता है तो उसके कारण हमें ढूंढने में इसमें कई बार थोड़ा सा टाइम लगता है। अगर ये सब बेसिक चीज़ें रहेंगी तो हम इसको जल्दी ही ट्रैक कर पाएंगे। महाराष्ट्र से आए अन्य धर्मावलंबियों के साथ ही इदरिस शेख ने भी किए महाकाल दर्शन। विभिन्न धर्मों के व्यक्ति भी आते हैं महाकाल दर्शन करने के लिए। भगवान महाकाल के अनन्य भक्त न सिर्फ हिंदू बल्कि अनेक धर्मावलंबी होकर भगवान के प्रति अगाध श्रद्धा रखते हैं। बहुत से धर्मावलंबी नियमित शिखर दर्शन करने आते हैं। मंदिर के पुजारी बालागुरु ने बताया कि दर्शनार्थी सन्नी जायसवाल के साथ महाराष्ट्र से शमी जायसवाल, जुनैद इदरिस शेख, श्याम कुमार आदि अनेक वर्षों से मंदिर दर्शन करने हेतु आते हैं। वह मंदिर के सभी नियमों का पालन करने के साथ ही दान भी करते हैं। जुनैद इदरिस शेख ने मंदिर कार्यालय में सभी के सम्मुख अपनी श्रद्धा की अभिव्यक्ति दी और बताया कि उनका महाराष्ट्र में महाकाल के भक्त नाम से मंडल है जो बाबा की सेवा में अनेक कार्य करते हैं। मंदिर प्रशासनिक अधिकारी गणेश धाकर ने भक्तों को भगवान महाकाल का दुपट्टा ओढ़ाकर सम्मानित किया और प्रसाद भेंट किया। देखिए, भगवान महाकाल का जो विश्व प्रसिद्ध मंदिर है उसमें अनेक धर्म के अनुयायी हमेशा यहाँ दर्शन करने के लिए आते हैं। हमारी जानकारी में ये भी बताया गया कि बहुत सारे नियमित दर्शनार्थी भी हैं अनेक धर्मों के जो भगवान महाकाल के शिखर दर्शन करके ही जाते हैं। आज जो अपने गोंदिया करके ज़िला है महाराष्ट्र से, वहाँ से कुछ लोग आए थे जिसमें उन्होंने बताया कि उनके यहाँ भी स्वयंभू शिवलिंग का एक बहुत अच्छा मंदिर है जिसके कारण उनका पूरा शहर जो है शिवभक्त हो गया है। सभी धर्म के लोग वहाँ भगवान शिव के प्रति श्रद्धा रखते हैं। आज जो श्रद्धालु आए थे उनमें सन्नी जायसवाल जी थे और श्री इदरिस शेख भी थे। उन्होंने बताया कि वो नियमित रूप से आते हैं दर्शन के लिए और उनका एक समूह है जो बहुत सारे धार्मिक कार्यों में भाग लेता है। उन्होंने इस बार जब वो लोग आए थे तो उनके समूह द्वारा यहाँ पे 110 किलोग्राम खीर का वितरण किया गया, 110 किलोग्राम भगवान महाकाल के प्रसाद का वितरण किया गया और सभी ने मिलकर महारुद्र अभिषेक का पूजन अर्चन भी किया। पूर्व में मैं यहाँ पे आते रहा हूँ और बाबा से मेरी वैसी आस्था रही है। लगभग कितने सालों से आप आ रहे हैं? मैं यहाँ पे 5 साल हो गया है, 5 साल पूर्व से आते रहे हैं। आपके बहुत सारे साथी भी आते हैं? जी बिल्कुल आते हैं और ज़ियारत करके निकल जाते हैं। तो बाबा की इच्छा है। यहाँ की व्यवस्थाएं कैसी लगी आपको? बहुत अच्छी लगी मुझे। किसी चीज़ प्रशासन से कोई तकलीफ नहीं और कोई रोक टोक नहीं, किसी चीज़ का कोई वो नहीं। और मैं अपने भाइयों को, मित्रों को ये भी बताना चाहूँगा कि आप लोग भी आइए, बाबा महाकाल के दर्शन करके पुण्य लाभ लीजिए। बाबा महाकाल क्योंकि किसी एक धर्म के नहीं है, नहीं है, सभी के। बिल्कुल। हमारा जो महाकाल के भक्त नाम का ग्रुप है उसमें सभी धर्म के लोग जुड़े हुए हैं। सब लोग साथ में निकलते हैं जहाँ भी दर्शन करने जाते हैं। प्रेम एवेन्यू में पाइपलाइन डालने के विवाद में सांसद प्रतिनिधि ने अधिमान्यता प्राप्त पत्रकार और उसके पुत्र पर किया प्राणघातक हमला। रत्न एवेन्यू एवं प्रेम एवेन्यू कॉलोनी के बीच सीवरेज पाइपलाइन डालने को लेकर गुरुवार को विवाद हो गया। दरअसल प्रेम एवेन्यू कॉलोनी में पानी जमा हो जाता है, जिसको लेकर कॉलोनी वासियों ने नगर निगम में शिकायत की थी कि सीवरेज पाइपलाइन के द्वारा रत्न एवेन्यू की पाइपलाइन को जोड़ा जाए जिससे पानी की निकासी हो सके। शिकायत को लेकर गुरुवार को नगर निगम की टीम कॉलोनी में पहुंची। इसी दौरान यहां रत्न एवेन्यू कॉलोनी निवासी पवन विश्वकर्मा और उनके साथियों ने प्रेम एवेन्यू निवासी इंद्र कुमार शुक्ला और उनके पुत्र हर्षी शुक्ला पर प्राणघातक हमला कर दिया। हमले में पिता पुत्र को सर व चेहरे पर चाकू से चोट लगी है। बताया जा रहा है कि पवन विश्वकर्मा सांसद प्रतिनिधि हैं। मामले में थाना चिमंजगंज मंडी पुलिस में शिकायत दर्ज कर फरियादी को मेडिकल के लिए भेजा गया। सर, मैं प्रेम एवेन्यू निवासी हूं और प्रेम एवेन्यू के पूरे निवासियों ने मिलकर कमिश्नर नगर निगम को शिकायत की थी कि वहां का जो पानी है वो निकासी की जाए पानी की। नगर निगम कमिश्नर को शिकायत की थी कि हमारे पूरी कॉलोनी का पानी जो कि हमारे घरों के सामने भरता है उसको रतन एवेन्यू के चैम्बर से जोड़ते हुए सीवेज के पानी को वो बाहर निकाला जाए ताकि यहाँ की समस्या का समाधान हो जाए। ये शिकायत ऑलरेडी नगर निगम कमिश्नर और विभाग के सभी अधिकारियों को मालूम है।
मैं नगर निगम कमिश्नर साहब से पर्सनली भी मिला था और उनसे निवेदन किया था कि सर ये शिकायत पर एक बार लोगों की लड़ाई हो चुकी है और कभी भी कुछ भी विवाद हो सकता है, तो कृपया इसको जल्दी निपटवा दें। आदरणीय गुप्ता जी कमिश्नर साहब ने आश्वासन भी दिया था कि हाँ मैं करवा दूँगा, उसके बाद कुछ भी नहीं हुआ। और उसके बाद फिर मैंने सीएम हेल्पलाइन पर शिकायत की थी कि साहब ये 2 महीने हो गए और इस शिकायत का अभी तक कोई निराकरण नहीं हुआ। उस शिकायत को लेके नगर निगम के कुछ अधिकारी आज वहाँ पे मौका मुआयने पे आए थे, सर्च कर रहे थे कहाँ से क्या करना है। तो मैं भी वहाँ, क्योंकि मैं शिकायत करता था तो मैं भी वहाँ खड़ा हुआ था। उसी बीच ये पवन विश्वकर्मा, उसका साथी रवि, अमित और मनोज और दूसरी लेबर लोग थे, इन्होंने गाली गलौज करना चालू कर दिया और उसके बाद हमारे ऊपर हमला कर दिया, मेरे और मेरे बेटे के ऊपर। और मेरे को हल्का छोटा हाथ में चाकू था, वो मारा गर्दन पे, लेकिन वो मैंने हाथ से पकड़ लिया तो मेरे को यहाँ पे लगा और मैं बच गया। और दूसरा पूरा ब्लड हो रहा, सिर में भी चोट लगी, ये यहाँ पे भी चोट लगी। और उसके जो साथी थे लेबर, और उसने जो है मेरे बेटे पे हमला किया, रवि ने, और पूरा यहाँ से पूरे सर फट गया उसका, वो भी साथ में है। और ये टोटल घटनाक्रम है। फिर मैंने जो है यहाँ पे अभी थाने जब आ रहा था तो उनके लोगों ने घेर लिया था हम लोगों को, तो हम थाने नहीं आ पाए। फिर हम घूम के कंट्रोल रूम गया और कंट्रोल रूम से फिर वापस मैं यहाँ पे थाने आया हूँ FIR दर्ज करवाने के लिए। पवन, क्या इसका बैकग्राउंड है? ये कहीं का आरोपी है, मनासा साइड से कोई क्राइम करके ये भागा था। आज से 7-8 साल पहले कोई मर्डर केस करके किसी को कोई भागा हुआ, ऐसा लोग बताते, मुझे नहीं मालूम। मैं तो इतना जानता हूँ कि वो कॉलोनी में रतन एवेन्यू में बिल्डर्स का काम करता है और कई लोगों से विवाद उसके हो चुके हैं और विवाद करता रहता है और धमकी देता रहता है और अपने आप को सांसद प्रतिनिधि बताता है वो। भैरवगढ़ थाना क्षेत्र के आदतन अपराधी का मकान ढहाया, नगर निगम व पुलिस प्रशासन के संयुक्त अमले ने अवैध होने का नोटिस हुआ था जारी। उज्जैन के भैरवगढ़ क्षेत्र में अवैध वसूली और जबरन कब्जों के लिए कुख्यात गुंडे लड्डू उर्फ रोशन जोशी पिता दिनेश जोशी के जोशी मोहल्ले के 2 मंजिला मकान को नगर निगम ने जमींदोज कर दिया। नगर निगम का अमला गुरुवार दोपहर को बदमाश के घर पहुंचा। इसके पहले नगर निगम ने उसे नियम अनुसार नोटिस भी जारी किया था। रोशन अपने इलाके में कुख्यात बदमाश है, उस पर अवैध रूप से शराब बेचने, जुआ खेलने, मारपीट, लूट, अवैध कब्जे और वसूली करने जैसे मामलों में 11 केस दर्ज हैं। पुलिस ने उसके खिलाफ समय समय पर प्रतिबंधात्मक कार्यवाही भी की है। लड्डू जोशी का मकान तोड़ने के दौरान नगर निगम की टीम के साथ भैरवगढ़ थाने का अमला भी जुटा रहा। भैरवगढ़ TI प्रवीण पाठक ने बताया कि इलाके के बदमाशों पर इसी तरह कार्यवाही की जाएगी। गुंडों पर सख्त कार्यवाही को लेकर कलेक्टर आशीष सिंह और SP सत्येंद्र कुमार शुक्ल ने सख्त रवैया अपनाया। इस वजह से शहर में बड़े अपराधों में भी कमी आई है। ये उज्जैन पुलिस का गुंडा बदमाशों और मार्चों के विरुद्ध कार्रवाई है। इसमें हमारे थाना क्षेत्र का रोशन लड्डू एक आदतन अपराधी और गुंडा है, इसके मकान को तोड़ने की नगर निगम के साथ में कार्रवाई की। विशाल मेगा मार्ट के ट्रायल रूम में युवती को लगा करंट, कर्मचारियों ने करंट लगने की बात से किया इनकार, पुलिस करेगी जांच। दरअसल साईंधाम कॉलोनी निवासी निधि गुप्ता अपनी बहन के साथ कपड़े खरीदने विशाल मेगा मार्ट गई, जहां ट्रायल रूम में लाइट चालू करते समय उन्हें करंट लग गया और वहां के कर्मचारियों ने उनकी कोई मदद नहीं की, उल्टा तबीयत खराब होने की बात कहने लगे। इस संबंध में निधि ने बताया, मैं चेंजिंग रूम में गई थी, वहाँ पे लाइट चालू थी, फिर एकदम से बंद हो गई थी, फिर ब्लिंक कर रही थी। मैंने फिर से चालू किया तो कुछ नहीं हुआ था, फिर मैंने एक और बार चालू किया तो एकदम से शॉक लग गया था। मैंने अपनी सिस्टर को बोला था लाइट बंद करने को, पर वो घबरा गई थी और मैं गिर गई थी, बेहोश हो गई थी। तो वहाँ आपने किस तरीके से हेल्प के लिए वहाँ पर कहा वहाँ के स्टाफ को, और आपके साथ क्या घटनाक्रम हुआ उसके बाद? मैं बेहोश हो गई थी, मेरी सिस्टर ने बाहर बोला था पर उन्होंने हेल्प नहीं की थी। एक लेडी कस्टमर थी, उसने हेल्प की थी। उसके बाद जब आपके परिचित वहाँ गए, आपके फ्रेंड्स वहाँ उनसे बोलने गए तो क्या उसके बाद उन्होंने कहा? उन्होंने बोला चक्कर आ गए थे, करंट नहीं लग सकता। उसके बाद आप कुछ उन पर ब्लेम करेंगे, कुछ क्लेम करेंगे उनके खिलाफ? हाँ, क्लेम करूँगी, क्योंकि मेरे साथ में मेरी सिस्टर थी अंदर, अकेले कोई जाता तो वो शायद बच नहीं पाता आज। निधि के परिचित अर्जुन तेजवानी ने मॉल संचालकों पर लापरवाही के आरोप लगाए। मैंने जब वहाँ मैनेजमेंट से बात करी तो उनका कहना था इनको शौक नहीं लगा है, इनको चक्कर आ गए, गिर गए। उसके बाद मैंने वहाँ जब चेंजिंग रूम में जाके चेक करा तो चेंजिंग रूम ऐसा कैसा खुला था, इसका मास्क भी वहीं पड़ा था। मतलब वहाँ कोई ऐसी वो नहीं थी कि चेंजिंग रूम को बंद कर दे या जब तक कोई इलेक्ट्रीशियन नहीं आए तब तक वो चेंजिंग रूम को बंद रखे, किसी और कस्टमर को शौक नहीं लगे। उनका बस ये कहना था हमने इंदौर में कंप्लेंट करी है, वहाँ से इलेक्ट्रीशियन आएगा और चेक करेगा। इसी के साथ आगे चलते हैं वेधशाला से प्राप्त मौसम के आंकड़ों की ओर।
अंत में प्रमुख समाचार एक बार फिर। एक माह पहले जब्त किए गए अन्य राज्यों के चौपहिया वाहन डीलरों ने की 1 करोड़ से ज्यादा की टैक्स चोरी। कई वाहनों पर नहीं मिले चेचिस नंबर। एचसी द्वारा चलाए गए अभियान को मिली जबरदस्त सफलता। 16,80,000 रुपए की कीमत के 120 गुमशुदा मोबाइल सौंपे गए मोबाइल धारकों को। महाकालेश्वर के दर्शन के लिए विगत 4-5 सालों से आ रहे महाकाल भक्तों में एक मुस्लिम श्रद्धालु भी परिसर में लगाए जयकारे। सीवरेज लाइन को लेकर हुए विवाद में सांसद प्रतिनिधि ने किया पत्रकार और उसके पुत्र पर प्राणघातक हमला। वो भैरवगढ़ क्षेत्र के आदतन अपराधी के अवैध निर्माण को किया जमींदोज। नगर निगम और पुलिस प्रशासन की संयुक्त कार्रवाई में। तो ये थे उज्जैन शहर के प्रमुख समाचार। ताजा खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहिए उज्जैन टीवी। हमारे YouTube चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।